हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दिवेश नागपाल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा OICL AO मेंस की स्ट्रैटेजी के बारे में। मैंने कैसे 2024 में OICL AO क्लियर किया। 2024 में OICL की सिर्फ स्पेशलिस्ट वैकेंसी आई थी, बट इस बार सिर्फ जनरलिस्ट वैकेंसी है। तो दोनों के पैटर्न में काफ़ी डिफरेंस है और दोनों के एग्ज़ाम के लेवल और कट ऑफ में भी काफ़ी डिफरेंस है। तो मैं डिस्कस करता हूँ कि कैसे मैंने एग्ज़ाम को क्लियर करा, ताकि आपको भी थोड़ी हेल्प मिल जाए OICL AO मेंस क्लियर करने के लिए। सबसे पहली चीज़ जो मैं क्लियर करना चाहूँगा वो ये है कि क्योंकि ये एक AO एग्ज़ाम है, ऑफिसर लेवल एग्ज़ाम है, तो कैंडिडेट्स इस एग्ज़ाम को IBPS PO मेंस और SBI PO मेंस से कंपेयर करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एग्ज़ाम लेवल वाइज IBPS PO SBI PO टोटली डिफरेंट है। OICL AO का जो लेवल होगा मेंस का, वो हम RRB PO मेंस से कंपेयर कर सकते हैं या फिर SBI क्लर्क मेंस से। इससे ऊपर इसका लेवल बिल्कुल नहीं होता है। ये OICL AO या फिर कोई भी पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी का, जैसे NIACL हो, NICL हो या फिर UIIC हो, तो इनका एग्ज़ाम जो होता है RRB PO मेंस SBI क्लर्क मेंस से ऊपर नहीं होता। और ये स्पीड बेस्ड एग्ज़ाम होते हैं, चाहे भले ही मेंस हो, पर मेंस में भी बहुत स्पीड चाहिए होती है, क्योंकि इसमें अटैम्प्ट ज़्यादा हो सकते हैं। क्योंकि अगर रीजनिंग की बात करें तो पजल्स इतनी हाई लेवल नहीं आती, क्वांट्स में DI इतनी हाई लेवल नहीं आते, इंग्लिश भी एक मीडियम लेवल में होती है। तो इसको PO के लेवल से कंपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जो OICL की वैकेंसी आई है वो है जर्नलिस्ट की। तो जर्नलिस्ट का पैटर्न में इंग्लिश, क्वांट्स और GA 40 मार्क्स की है, 120 मार्क्स की हो गए। रीजनिंग 45 की एंड कंप्यूटर 35 का। बट जब मैंने दिया था 2024 में स्पेशलिस्ट का, तो 5 सेक्शन थे, इंग्लिश, क्वांट्स, मैथ्स, GA एंड प्रोफेशनल नॉलेज स्पेशलिस्ट का। तो पाँचों सेक्शन 40 मार्क्स के थे और डिस्क्रिप्टिव में ऐसे लेटर था। बट इस बार डिस्क्रिप्टिव में ऐसे और प्रेसी है, तो दोनों में काफ़ी डिफरेंस है पैटर्न का, मार्क्स वाइज भी और डिस्क्रिप्टिव में भी फ़र्क है। तो एक एक करके मैं सब्जेक्ट वाइज आपको बताता हूँ कि कैसे क्या स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी है। अब सबसे पहला सेक्शन रीजनिंग 45 मिनट्स का है, 45 क्वेश्चन, 45 मार्क्स। तो इसमें 45 में से एटलीस्ट 20 मार्क्स के तो सिटिंग अरेंजमेंट और पजल आएंगे ही, हो सकता है 25 भी हो जाए, क्योंकि इसमें और इतना लेवल नहीं होगा सिटिंग अरेंजमेंट और पजल्स का। ये अभी रिसेंटली RRB PO मेंस हुआ है, तो जिस भी कैंडिडेट ने RRB PO मेंस दिया होगा उन्हें पता है कि RRB PO मेंस का लेवल क्या होता है। सबकी प्रिपरेशन हुई हुई है, या फिर IBPS PO मेंस की प्रिपरेशन करी हो, IBPS क्लर्क हुआ है, अभी RRB क्लर्क हुआ है। तो जिन भी कैंडिडेट्स ने इसकी प्रिपरेशन कर रखी है इन सब एग्ज़ाम्स की, तो उन्हें इस OICL AO के लिए कुछ अलग करने की ज़रूरत नहीं है। रीजनिंग बहुत ही डूएबल आती है इस AO एग्ज़ाम्स में। इसमें सिटिंग अरेंजमेंट और पजल जो है वो सारे अटैम्प्ट हो सकते हैं। PO मेंस में हम सिटिंग अरेंजमेंट पजल को चूज़ करना पड़ता है कौन कौन सा अटैम्प्ट करें। इसमें सारे सिटिंग अरेंजमेंट और पजल अटैम्प्ट हो सकते हैं, बहुत डूएबल लेवल आता है। मशीन इनपुट आउटपुट भी कोई इतने हाई लेवल का नहीं आएगा, डायरेक्ट उसको देखते ही कोड डिकोड हो सकता है, उसका कोई इतनी दिक्कत नहीं आएगी। मिसलेनियस में भी डिस्टेंस डायरेक्शन, कोडेड डिस्टेंस डायरेक्शन हो, कोडेड ब्लड रिलेशन हो, और क्रिटिकल रीजनिंग भी कोई ज़्यादा नहीं आएगी। 45 में से 5 या 6 क्वेश्चन मैक्सिमम क्रिटिकल रीजनिंग के आएंगे और उनका लेवल भी बहुत डूएबल होगा, SBI क्लर्क से भी नीचे होगा। तो इसमें ये वो वाला एग्ज़ाम नहीं है कि जहाँ हमें जैसे IBPS PO मेंस और SBI PO मेंस में हमें चूज़ करना पड़ता है, पहले सेलेक्ट करना पड़ता है कौन से क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें, रीजनिंग में कौन सा ना करें। इसमें डायरेक्ट हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर सकते हैं। कोई जो लगे थोड़ा सा मुश्किल है, ट्रिकी है, उसको बात के लिए छोड़ सकते हैं, वरना सिटिंग अरेंजमेंट हो या पजल हो, मिसलिनियस हो, सब कुछ अटैम्प्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। बाकी जिसका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो पहले वो अटैम्प्ट कर ले, वीक वाले सब्जेक्ट्स को बाद में, वीक पॉइंट्स को बाद, वीक एरियाज़ और वीक टॉपिक्स को बाद में अटैम्प्ट कर सकते हो। बट माइंड में ये लेके चलना है कि इसमें अटैम्प्ट ज़्यादा हो सकते हैं रीजनिंग सेक्शन में। रीजनिंग, क्योंकि रीजनिंग बहुत डूएबल आती है, तो ये नहीं सोचना कि अटैम्प्ट धीरे धीरे अटैम्प्ट करना है, अगर अटैम्प्ट इसमें ज़्यादा हो सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूँ इंग्लिश, सेम यही चीज़ कॉन्स के लिए भी है। 40 क्वेश्चन हैं, 40 मिनट्स के, 40 मार्क्स का। कॉन्स बहुत डूएबल आएगी, इसमें कोई DI हाई लेवल DI कुछ नहीं आएंगी। नॉर्मल एरिथमेटिक बेस्ड DI भी आती है, तो नॉर्मल एरिथमेटिक मिक्सचर एलिगेशन पर बेस आ सकती है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस पर बेस आ सकती है। उसमें कोई बहुत ज़्यादा हाई डिकोडिंग में टाइम नहीं लगेगा। उसके बाद मिसिंग नंबर सीरीज़, रॉन्ग नंबर सीरीज़ जो IBPS PO प्री में देखने को मिलती है, SBI PO प्री में देखने को मिलती है, वो भी OICL AO मेंस में आएंगी। 5-6 नंबर के तो वो आएंगे ही आएंगे। और इतना हाई लेवल एल्जेब्रा जैसे जो आता है SBI क्लर्क मेंस में या फिर IBPS PO मेंस में, वो बिल्कुल नहीं आएगा, नॉर्मल डूएबल आएगा। एरिथमेटिक पे बहुत ज़्यादा वेटेज होगी, 10-15 नंबर की, तो एरिथमेटिक के सिंगल आंसर क्वेश्चन जरूर आएंगे। SBI PO प्री या फिर IBPS PO प्री जितनी ही कॉन्स आएगी,
OICLAO मेंस की। मैक्स टू मैक्स अगर गई तो वो SBI क्लर्क जा सकती है, उससे ऊपर कुछ नहीं होगा OICLAO में। उसके बाद इंग्लिश का सेक्शन भी इंग्लिश ज़्यादातर इंश्योरेंस कंपनीज़ के एग्जाम्स में इंग्लिश मैथ्स और रीजनिंग से थोड़ा हाई लेवल पर आती है, और इनकी इंग्लिश की सेक्शनल कट ऑफ भी बहुत हाई जाती है। अभी प्री में भी इंग्लिश की सेक्शनल कट ऑफ बहुत हाई थी। इंश्योरेंस के जितने भी AO के एग्ज़ाम होते हैं उसमें इंग्लिश को काफ़ी वेटेज देते हैं, तो इंग्लिश के लिए आपको काफ़ी इसमें, जैसे RC है तो निमिषा मैम कराती हैं उनके परफेक्शन बैच में, आप वहाँ से इंग्लिश की प्रैक्टिस कर सकते हो। वरना गाइडली में सेक्शनल मॉक्स हैं, कोई भी IBPS PO मेंस के उठा के दे सकते हो, सेक्शनल SBI PO मेंस के दे सकते हो, RRB PO मेंस के दे सकते हो, RRB क्लर्क मेंस के, IBPS क्लर्क मेंस के सेक्शनल दे सकते हो। उसका लेवल OICLAO मेंस ही रहेगा, उससे ऊपर नहीं जा सकता। पर ये है कि इंग्लिश के लिए थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वो मैथ्स और रीजनिंग से थोड़ा ज़्यादा टफ आते हैं। तो इंग्लिश के लिए परफेक्शन बैच है निमिषा मैम का। पैराजम्बल्स की क्लासेस मैम की यूट्यूब पर है। एरर डिटेक्शन की क्लासेस मैम ने यूट्यूब पर करवाई हुई हैं, वहाँ से तुम कर सकते हो प्रैक्टिस। तो इंग्लिश के लिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। और उसके बाद नेक्स्ट है GA। तो GA में इतनी मेरी एक्सपर्टीज़ नहीं है कि मैं ज़्यादा गाइड कर पाऊँ GA के, बट इसमें बैंकिंग की GA बिल्कुल नहीं आएगी। 40 मार्क्स की GA है। अगर बैंकिंग के कोई क्वेश्चन आएंगे तो 4 या 5 नंबर के मैक्सिमम बैंकिंग के क्वेश्चन आएंगे, वरना बैंकिंग पे क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आएंगे। इंश्योरेंस के उस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, स्पोर्ट्स पे होगा, इंटरनेशनल अफेयर्स पे होगा, नेशनल न्यूज़ पे होगा, गवर्नमेंट स्कीम्स पे होगा। अभी बजट हुआ है रिसेंटली, बजट पे बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। बैंकिंग पे इतना फोकस करने की जरूरत नहीं है। RBI सर्कुलर्स को देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। RBI सर्कुलर्स तो इसमें बिल्कुल भी नहीं आएंगे। इंश्योरेंस के एग्जाम्स में RBI के कोई क्वेश्चन नहीं आते, मैक्सिमम आ भी गए 2 या 3 आएंगे, उसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। बाकी टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस कर सकते हो GA के लिए। बाकी GA कम से कम लास्ट 4 महीने की तो करी होनी चाहिए, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। अगर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी करा हुआ है तो मेरे हिसाब से 4 महीने तो बहुत ही सफिशिएंट है। जिसने लास्ट मोमेंट पे अभी तैयारी करी है प्री के बाद, जिन्हें एक्सपेक्ट नहीं था उनका प्री क्लियर होगा, बट प्री क्लियर हो गया, तो उन्हें एटलीस्ट दिसंबर, जनवरी 2 महीने तो करने ही चाहिए, अगर टाइम नहीं है और ज़्यादा पढ़ने का। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी कर लिया तो बहुत अच्छा है। 4 महीने की GA सफिशिएंट है इंश्योरेंस के एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट सेक्शन है कंप्यूटर, 35 मार्क्स का है। कंप्यूटर अभी रिसेंटली RRB PO मेंस हुआ है, RRB क्लर्क मेंस हुआ है, जिस भी कैंडिडेट ने उसके लिए प्रिपेयर किया है उससे ऊपर लेवल नहीं आएगा, एग्जैक्ट वही लेवल आता है। अरोड़ा एजुकेटर सर हैं, यूट्यूब पर उनकी क्लासेस हैं। मैंने अरोड़ा एजुकेटर सर से ही सारा कंप्यूटर पढ़ा था। उनकी यूट्यूब पे सारी क्लासेस हैं, उनके ऐप है, वहाँ से आप प्रिपेयर कर सकते हो। पूरे क्वेश्चंस उनके नोट्स से उठकर आते हैं एज इट इज़ उनके नोट्स से आते हैं कंप्यूटर के क्वेश्चंस। कंप्यूटर के कोई इतनी हाई फाई लेवल के क्वेश्चन नहीं आते, बहुत बेसिक क्वेश्चन आएंगे कंप्यूटर के। अगर सर के नोट्स पढ़े हुए हैं, सर उसने बहुत सारी प्रैक्टिस करवाते हैं। सर ने यूट्यूब पे RRB PO मेंस के PYQ करवाए हुए हैं, RRB क्लर्क के PYQ करवाए हुए हैं, तो वो सब PYQs भी कर लोगे तो उससे भी काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। पर अगर टॉपिक वाइज अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करी हुई है, जो सर के लेक्चर्स हैं यूट्यूब पे वो देखे हुए हैं, तो और भी अच्छा है। 35 में से कंप्यूटर में आपको टारगेट करना पड़ेगा, एटलीस्ट 25 तो लाने पड़ेंगे, क्योंकि ये बहुत इजी सब्जेक्ट है। 25 प्लस बहुत इजीली आ सकते हैं कंप्यूटर में। कंप्यूटर 35 मार्क्स का आ रहा है, ये बहुत एज क्रिएट कर सकता है सिलेक्शन के लिए। किसी का GA अच्छा नहीं है तो GA में बस सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करो, बाकी कंप्यूटर से कवर अप कर सकते हो। 30 भी आराम से स्कोर किया जा सकता है, 30+ भी स्कोर किया जा सकता है कंप्यूटर में। AO लेवल का है, बट उसका कंप्यूटर बहुत बेसिक आएगी। असिस्टेंट लेवल के एग्जाम्स में RRB क्लर्क में पूछा जाती है ना कंप्यूटर, उतने लेवल की कंप्यूटर आएगी, कोई इतनी हाई फाई लेवल की कोई कंप्यूटर नहीं आएगी। अब एक बात मुझे करनी थी कि लास्ट टाइम कट ऑफ क्या थी और कट ऑफ को क्या हम इस बार कैसे कंपेयर कर सकते हैं। तो पहली बात तो लास्ट टाइम हुआ था स्पेशलिस्ट का एग्ज़ाम, और स्पेशलिस्ट का कट ऑफ यूजुअली बहुत कम होती है जर्नलिस्ट से। तो इस बार की कट ऑफ को, जर्नलिस्ट को, आप पिछले बार की स्पेशलिस्ट से नहीं कंपेयर कर सकते। बट मैं इतना कह सकता हूँ कि इसमें सेक्शनल कट ऑफ बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। इंग्लिश की, स्पेशली इंग्लिश की सेक्शनल कट ऑफ की मैं बात कर रहा हूँ। लास्ट टाइम इंग्लिश की मैंने जब दिया था, मेरी स्ट्रीम में 27 कट ऑफ थी इंग्लिश की, सेक्शनल कट ऑफ 40 में से 27 सेक्शनल कट ऑफ लाना बहुत बहुत बड़ी बात है। कट ऑफ इतनी सेक्शनल यूजुअली नहीं होती है, बट सेक्शनल कट ऑफ बहुत ज़्यादा थी 27। तो 5 पहले तो सेक्शनल कट ऑफ आएंगी GA की, कॉन्स की, इंग्लिश, प्रोफेशनल नॉलेज और रीजनिंग। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव की भी 2 अलग सेक्शनल कट ऑफ थी, डिस्क्रिप्टिव 1 और डिस्क्रिप्टिव 2, और फिर एक ओवरऑल कट ऑफ भी थी डिस्क्रिप्टिव की। तो मतलब 3 कट ऑफ क्लियर करनी पड़ेंगी डिस्क्रिप्टिव की, तब जाके डिस्क्रिप्टिव क्लियर होगा। ये कट ऑफ्स आप उस पर देख सकते हो, ओरिएंटल की वेबसाइट पे पड़ी हैं 2024 के बैच की। उसमें स्पेशलिस्ट का था, उसमें हर एक स्ट्रीम की अलग अलग कट ऑफ दी हुई है। तो 5 ऑब्जेक्टिव कट ऑफ होनी चाहिए और 3 डिस्क्रिप्टिव की कट ऑफ, डिस्क्रिप्टिव 1, डिस्क्रिप्टिव 2 और ओवरऑल डिस्क्रिप्टिव 3 हो गई।
और एक ओवरऑल जो पूरी मेंस की बनती है ऑब्जेक्टिव की, तो टोटल 9 कट ऑफ थी, तब जाके एक OICL AO मेंस क्लियर होगा। जैसे मैंने जब जो दिया था, मेरी स्ट्रीम की कट ऑफ थी 87, और 87 या 88 मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है 200 में से, और मेरे मार्क्स थे 108। तो मेरे मार्क्स लगभग 21-22 मार्क्स अबव थे मेरे कट ऑफ से। ये और यही चीज़ होती है, अगर कट ऑफ से इतना ज़्यादा नंबर ऊपर हो तो यही हेल्प करता है, क्योंकि इंटरव्यू मेरा इतना अच्छा नहीं गया था। तो इंटरव्यू इतना अच्छा नहीं था, बट मेरी मार्क्स मेंस में मार्क्स की बहुत लीड थी, इसलिए मेरा ओवरऑल सिलेक्शन हो पाया था OICL AO में। तो ये थी मेरी ओवरऑल स्ट्रैटेजी जो मैंने फॉलो करी थी OICL AO मेंस के लिए। जनरलिस्ट और स्पेशलिस्ट दोनों बहुत अलग चीज़ होती हैं, तो जो भी इस बार जनरलिस्ट दे रहा है वो पिछली बार की स्पेशलिस्ट से मत कंपेयर करे, क्योंकि स्पेशलिस्ट में अलग अलग स्ट्रीम होती है, किसी की कट ऑफ 85 थी, किसी की 90, 95, 100, और ये है जनरलिस्ट। जनरलिस्ट की टोटली अलग कट ऑफ होती है। 200 में से एग्ज़ाम है तो मिनिमम जनरलिस्ट की कट ऑफ 100 तो जाती ही है, 100 के आसपास ही रहेगी इसकी कट ऑफ। अभी कोई एग्ज़ाम हुआ नहीं है, मैं ऐसे कोई कट ऑफ प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, और ऐसे कट ऑफ प्रिडिक्ट करना भी बेवकूफ़ी है एग्ज़ाम के बाद। बट मैं यूजली, मैंने न्यू इंडिया का एग्ज़ाम दिया था AO, मैंने नेशनल इंश्योरेंस का एग्ज़ाम भी दिया हुआ है AO, तो यूजली उसके ट्रेंड को फॉलो करके, उस एग्ज़ाम के पैटर्न को देख के मैं गेस कर रहा हूँ कि अराउंड 100 होती है कट ऑफ। बट पहले से एक्सपेक्ट करना कट ऑफ या स्कोर कुछ भी बेवकूफ़ी है। और एक चीज़ और मैं स्पेशली दोबारा बोलना चाहूँगा कि इसमें इंग्लिश बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी इस एग्ज़ाम में, चाहे वो इंग्लिश ऑब्जेक्टिव की हो, चाहे वो इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव की हो, क्योंकि इंग्लिश की ऑब्जेक्टिव की कट ऑफ भी बहुत हाई जाएगी 40 में से सेक्शनल कट ऑफ, और डिस्क्रिप्टिव की भी कट ऑफ बहुत हाई जाएगी। बहुत सारे कैंडिडेट्स ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लेंगे 200 में से, बट डिस्क्रिप्टिव में रह जाएंगे, या फिर कोई इंग्लिश के उसमें रह जाता है ऑब्जेक्टिव के सेक्शनल कट ऑफ में। तो इंग्लिश एक बहुत बड़ा फैक्टर है, सिर्फ इस OICL AO के लिए नहीं, जितने भी इंश्योरेंस कंपनीज़ के AO एग्ज़ाम होते हैं उसमें इंग्लिश बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। न्यू इंडिया हो, नेशनल हो, यूनाइटेड हो, इन सब में कैंडिडेट्स, बहुत सारे कैंडिडेट्स सिर्फ डिस्क्रिप्टिव की वजह से रह जाते हैं। तो इस एग्ज़ाम में मैथ्स, रीजनिंग, GA, अगर आपने नॉर्मल IBPS के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करी हुई है तो मैथ्स, रीजनिंग और GA उससे बहुत नीचे लेवल के आने वाले हैं, तो उस पर इतने उसके बारे में इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मेन चीज़ है डिस्क्रिप्टिव की चेकिंग, इसमें बहुत स्ट्रिक्ट होती है। डिस्क्रिप्टिव के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी चाहिए, उसकी बहुत प्रैक्टिस होनी चाहिए, कीबोर्ड पे टाइपिंग की प्रैक्टिस होनी चाहिए, कीबोर्ड की स्पीड होनी चाहिए, टाइपिंग की ग्रामर अच्छी होनी चाहिए। डिस्क्रिप्टिव में सबसे बड़ा रोल प्ले करती है ग्रामर। ग्रामर बहुत अच्छा होनी चाहिए, एकदम करेक्ट ग्रामर का यूसेज होना चाहिए, और इसलिए इंग्लिश पे ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। बाकी जो भी मैंने बताया आप उसको फॉलो कर सकते हैं, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर OICL AO मेंस। थैंक यू।